हमारे इस अलौकिक दुनिया में ऐसे काफी सारे रहस्यमय राज और मिस्टीरियस चीजें हैं जिसके बारे में इंसानों को पता नहीं है और हम इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ही आज की कहानी है रैग्नारॉक। कहानी 9वीं शताब्दी में शुरू होती है, जहाँ पे हम वाइकिंग लोगों की एक सेना को देखते हैं। उनका राजा था ओसा, जो अपनी सेना के साथ एक मिस्टीरियस शक्ति पाने की चाह रखता था ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। लेकिन तभी उसकी बेटी केबाल अपने पिता को चेतावनी देती है कि ये लालच इतना अच्छा नहीं है, हम सबका अंत हो सकता है। लेकिन राजा उसकी बातों को नहीं मानता। जिसके बाद ये लोग एक तालाब के यहाँ पे पहुँचते हैं और अपने साथ लाए हुए कुछ जानवर वहाँ पर शिकार के तौर पे छोड़कर सब लोग छुप जाते हैं। थोड़े समय के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर आता है और उन जानवरों के साथ साथ इनके ऊपर भी हमला कर इन्हें मार देता है और वाइकिंग्स की ये कहानी उधर ही खत्म होती है। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम सीगर्ड नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो एंशिएंट नॉर्स लोग यानी कि वाइकिंग्स लोगों पर रिसर्च कर रहा होता है। उसकी पत्नी का देहांत हुआ था और उसकी एक बेटी रेन और बेटा ब्रेक था। उसे अपने इस रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए होती है और इसीलिए वो इन्वेस्टर्स की मीटिंग रखता है और वाइकिंग के एक बहुत ही बड़े शिप ऑसबर्ग के बारे में वो बताने लगता है। उसका मानना था कि वाइकिंग्स ने काफी तरक्की की थी, लेकिन हमारे पास उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इसी के ऊपर वो और जानकारी पाना चाहता था और उसे मिले हुए आर्टिफैक्ट्स वो लोगों को दिखाता है। काफी सारी रिसर्च को वो सामने भी रखता है, लेकिन इन्वेस्टर्स उसकी बात पर इम्प्रेस नहीं होते और प्रोजेक्ट को फंडिंग ना देने का सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। वो घर वापस आ रहा था, तभी हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी और वो दोनों भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और उसकी पत्नी ने इस पे काफी रिसर्च की होती है। उसके पास नॉर्विक यानी वाइकिंग लोगों के ऊपर लिखी हुई एक डायरी भी थी, जिसमें अलग अलग भाषा और सिंबल्स के बारे में और उनके मीनिंग के बारे में लिखा हुआ था। अब शाम के वक्त उसका कलीग एलन उससे मिलने के लिए आता है और अपने साथ एक टैबलेट लेकर आता है जिस पर एक खास तरह का सिंबल होता है। दरअसल इस सिंबल से मिलता जुलता एक आर्टिफैक्ट इन लोगों ने हाल ही में डिस्कवर किया था, इसीलिए ये लोग उस आर्टिफैक्ट को म्यूजियम से लेके आते हैं और टैबलेट में लगाते हैं, जिस पर वो पूरा फिट बैठता है। जिसके बाद ये लोग टैबलेट पर लिखे हुए सिंबल्स का मतलब ढूंढने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दरअसल एक नक्शा है और उन्हें समझ आता है कि पुराने समय में वाइकिंग्स अपने उसी जहाज यानी ऑसबर्ग के मदद से एक डीप वाटर नाम के लेक पर गए थे। डीप वाटर लेक आई ऑफ ओसा भी कहा जाता है और उन्हें एक नक्शा भी दिखाई देता है जिसको देखकर उन्हें लगता है कि ये वाइकिंग के खजाने तक उन्हें लेकर जाएगा। अब नक्शे की जगह थी फिनमार्क, जो नॉर्वे के उत्तरी भाग में आता है। अब सीगर्ड को भी वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाना था। उसके बच्चों का समर वेकेशन भी चल रहा था, इसीलिए वो अपने दोनों भी बच्चों को उसके प्लान के बारे में बताता है। उसकी बेटी रेन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर सीगर्ड को वो कहती है कि इसके बदले में मुझे एक नया कंप्यूटर चाहिए होगा, जिसके लिए वो मान जाता है। फिनमार्क में पहुंचते ही उनको रिसीव करने के लिए एलन की ही एक असिस्टेंट एलिजाबेथ और एक गाइड लेफ आता है। वो सब मिलकर उस मिस्टीरियस लेक की तरफ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। ये रास्ता जंगल से होते हुए जा रहा था। अब जाते हुए उन्हें एक पार्टीशन दिखाई देता है। दरअसल ये नॉर्वे और रशिया के बीच का बॉर्डर था। उस तरफ रशिया था और अंदर ना जाने के लिए एक वार्निंग बोर्ड भी लिखा हुआ था, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से ये लोग उस पार्टीशन को काटते हैं और उस लेक की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस लेक के बीचों बीच में एक आइलैंड था और ये आइलैंड पूरे जंगल से घिरा हुआ था। अब उस आइलैंड पे पहुंचने के लिए इनके पास कोई भी बोट नहीं थी, इसलिए वो आसपास की डालियां और पत्ते इकट्ठा करके वहाँ पे एक दरवाजे को बांध देते हैं और एक ड्राफ्ट की मदद से वो पानी को पार करके उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और अपने मेटल डिटेक्टर से कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं क्या वो ढूंढने लगते हैं। अब इनका ये काम चल ही रहा होता है, तभी दूसरी तरफ रेन और ब्रेक इन बच्चों को जंगल में एक बहुत ही बड़ी गुफा मिलती है और वो तुरंत आकर अपने पिता को इसके बारे में बताते हैं। अब सीगर्ड भी उस गुफा में आता है और आसपास की चीजें देखने लगता है। गुफा बहुत ही ज्यादा गहरी है। अब एलिजाबेथ एक रस्सी के मदद से सारी टीम को नीचे उतारती है। अब ये लोग आसपास ढूंढ ही रहे थे, तभी एलन को वहाँ पे वाइकिंग्स का एक हेलमेट मिलता है। खैर अब यहाँ पे ब्रेक को भी कुछ
कुछ गोल अजीब से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो वो चुपचाप अपने बैग में रख देता है। अब यहाँ पे उसके ग्रुप को भी अलग अलग काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे कि वेपन्स, आर्मर के पीसेस वगैरह, और सीगर्ड ये सब कुछ वापस ओस्लो की म्यूजियम में ही भेजना चाहता था। लेकिन ये सुनते ही जो गाइड रहता है लेफ, उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा इन लोगों को गन पॉइंट पे रखता है, क्योंकि उसे अब ये सारी चीजें ब्लैक मार्केट में बेचनी थी। उनसे ये सारी चीजें बांध कर लेता है और खुद सीधा गुफा से ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो रस्सी काट कर वहाँ से भागने लगता है और इन्हें वहीं पे छोड़ देता है। अब यहाँ पे लेफ तालाब से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं तभी अचानक से कोई क्रीचर उसे पानी में खींच लेता है। तो यहाँ दूसरी तरफ गुफा में इन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि वाइकिंग का ही था, लेकिन उससे रेन काफी डर जाती है, इसीलिए एलिजाबेथ क्लाइंब करते हुए ऊपर जाती है और अपने रस्सी के मदद से सबको बाहर निकालती है। अब रात होने को थी, इसीलिए ये सब लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। तभी इन्हें एक रशियन बंकर भी मिला था और एलिजाबेथ, रेन और ब्रेक उसी बंकर में जाकर आराम करने लगते हैं। वही सीगर्ड और एलन जब उस खोपड़ी को देख रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्रीचर का दांत मिलता है, यानी ऐसा कोई एक क्रीचर था जिसने इन सबको मारा था, जिसकी तहकीकात करने के लिए ये लोग वापस केव में जाते हैं। वही दूसरी जगह ब्रेक ने वो जो भी चीज लाई थी वो बैग से निकल जाती है और अजीब सी आवाज आने लगती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अंडा था और अब सांप जैसा कोई चीज बाहर आया था, इसीलिए वे लोग उसे कुछ खाने के लिए देने जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि वो एक क्रीचर है और इनके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ एक बैग में उसे लॉक कर दी है। वही दूसरी जगह सीगर्ड अपने पत्नी के लिखे हुए नोट्स को पढ़ने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था, और अब जाकर उसे समझ आता है कि काफी समय पहले वाइकिंग्स यहाँ पर अपने शिप से आए तो थे, लेकिन इस जगह पे कोई अजीब सा क्रीचर रहता है, उसने इनके ऊपर हमला कर सारे लोगों को मार दिया था। वो क्रीचर हजारों सालों से वहाँ पे रह रहा था। अब आसपास देखते हुए उन्हें रशियन सोल्जर का कंकाल भी मिलता है और उसकी मौत भी इसी तरह हुई थी जैसे बाकी वाइकिंग्स की हुई थी। और तभी उन्हें उस क्रीचर की एक झलक दिखाई देती है जो कि काफी बड़ा था। ये देख उनके होश उड़ जाते हैं और ये वापस ऊपर आने लगते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बंकर में लोग छुपे थे वो एक कंटेनर था जहाँ पे वो बेबी क्रीचर निकल के झटपट आने लगता है और यहाँ समझ आता है कि ये कंटेनर एक केबल से बंधा हुआ है जो कि सीधा उस लेक में ही जाती है। अब उसके झटपट आने से उस क्रीचर को भी समझ आता है कि उसका बेबी ऊपर है, इसीलिए वो रस्सी को खींचने लगता है और इनका बंकर सीधा पानी की तरफ खींचे चला जाता है और अचानक से दरवाजा भी लॉक हो जाता है। लेकिन पानी में जाने से पहले ही ये बंकर पेड़ों के बीच में फंस जाता है और तभी सीगर्ड और एलन भी वहाँ पे पहुँचते हैं और वो इन तीनों को भी बाहर निकालते हैं, साथ ही उस बैग को भी ये लोग बाहर निकाल देते हैं और तभी देखते देखते वो बंकर नीचे चला जाता है। अब इन्हें कैसे भी यहाँ से निकलना था, इसीलिए ये लोग अलग अलग सामान से कुछ चीजें बनाते हैं। इसी बीच में एलन को समझ आता है कि एक बेबी क्रीचर उस बैग में है और वो बैग चुपके से अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे पहले आर्मी का बेस था जिसके चलते इन्हें काफी सारी चीजें मिलती है जिससे ये लोग एक हुक बनाते हैं और एलिजाबेथ के पास एक जिप लाइन होता है जिसे वो आइलैंड के दूसरी तरफ फेंकती है और इसी तरह आइलैंड से दूसरी बार जा रहे होते हैं। सबसे पहले एलन जाता है और उसके बाद बच्चे, लेकिन जब सीगर्ड जाता है तब रस्सी कमजोर होने लगती है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ उसकी मदद करने के लिए आती है और वो हुक्स फिक्स करने लगती है। लेकिन इतने में ही वो क्रीचर पानी से बाहर आता है और इनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो क्रीचर डायनासोर की तरह दिख रहा था जिससे रस्सी टूटकर ये दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। लेकिन तभी एलन उस क्रीचर पर गोली चलाता है। वो क्रीचर पानी में जाता है और ये दोनों जैसे तैसे बचते हुए आइलैंड के दूसरी पार चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो क्रीचर जमीन पे आकर इनके पीछे आने लगता है। इससे बचने के लिए वो सब लोग भागने लगते हैं और भागते भागते वो जाकर एक दूसरे बंकर के अंदर छुप जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड था। लेकिन वो क्रीचर यहाँ पर भी हमला करने के लिए आता है। अब ये लोग यहाँ पे पूरी तरह से फंस गए थे। अब थोड़े समय के बाद सब कुछ शांत होता है
और ये लोग भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। इसी बीच में रेन अपनी माँ की वही डायरी पढ़ने लगती है और अपने पिता को उस सिंबल के बारे में पूछती है जो टैबलेट पे था। तो सीगर्ड बताता है कि ये सिंबल दरअसल वाइकिंग के राजा ओस्लो की कहानी दर्शाता है, लेकिन सीगर्ड ने इस पूरे मैसेज को गलत समझा और उसे लग रहा था कि वो खजाने की तलाश में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये सिंबल दरअसल ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक भयानक क्रीचर है और उसी ने पूरे वाइकिंग्स को मिटा दिया था। सीगर्ड को अब जाके समझ आया था कि कहानी का बाकी का जो हिस्सा था वो दरअसल राजा की बेटी ओसा ने लिखा था, जो कि अकेली ही उस अटैक की सर्वाइवर थी। और ये टैबलेट ओसा की तरफ से दुनिया के लिए एक वार्निंग थी कि उस क्रीचर को अकेला छोड़ दिया जाए। इसी दरम्यान सीगर्ड को बंकर में पाइप्स दिखाई देते हैं और वो सबको उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। उन पाइप्स को फॉलो करते करते वो लोग सीलिंग के एक डोर तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले एलन सीगर्ड की मदद से निकल जाता है और तब उसके बैग से किसी चीज का आवाज आने लगता है और तभी सीगर्ड देखता है कि बैग में वही बेबी क्रीचर है और अब उसे समझ आता है कि इसी के कारण वो क्रीचर इनके पीछे पड़ा है। एलन उसे बेचना चाहता था, इसके कारण सीगर्ड को गुस्सा आता है, लेकिन तभी बाहर वो क्रीचर एलन के ऊपर अटैक कर उसे मार देता है, जिस दौरान बंकर का टनल भी टूट जाता है और इसी में एलिजाबेथ और सीगर्ड दोनों भी बेहोश होते हैं। तो वही बच्चे ये सब कुछ देख काफी डर जाते हैं और चीखते हुए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और एक लॉकर में जाकर छुप जाते हैं। अब वो क्रीचर भी इनका पीछा करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। अब थोड़े समय के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ये देखकर वो बच्चे बाहर निकलते हैं और अपने पिता को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो क्रीचर बिल्कुल इनके पीछे ही था। ये देख वो जोर से चीख कर अपने पिता को बुलाने लगते हैं। यहाँ पे सीगर्ड जो कि बेहोश था, इस आवाज के कारण उसे होश आता है और तभी उसे आसपास वो बैग भी मिलता है जिसमें बेबी क्रीचर था। अब वो क्रीचर को उसका बेबी लौटाने का सोचता है। इसी दरम्यान वो क्रीचर भी अपने बेबी का आवाज सुनकर सीगर्ड के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पे सीगर्ड उस बेबी क्रीचर को वापस कर देता है, जिसके बाद वो क्रीचर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। ये देख सीगर्ड बच्चों के पास वापस आता है और उन्हें खतरे में डालने के लिए उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद ये लोग एलिजाबेथ के पास आते हैं और उसे भी मदद करके होश में लाते हैं। जिसके बाद ये चारों भी उस आइलैंड से चले जाते हैं और सीगर्ड फैसला करता है इस सीक्रेट को अपने साथ ही लेकर जाता है, क्योंकि वो ओसा की तरफ से वार्निंग थी कि उस क्रीचर और उसके परिवार को अकेला ही छोड़ दिया जाए। और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।